हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा दूसरा वीडियो है, यानी कि चैप्टर 2। अगर जिसने पहली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देख लें। ये हम एससीईआरटी की जो बिहार बोर्ड की बुक है, इसमें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं समरी वाइज, वो क्लास 6 की। इसमें आपका स्टेट एग्ज़ाम के साथ साथ टीचिंग एग्ज़ाम, और अगर आप सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, फ़िलहाल इसको हम बीपीएससी तैयारी जो हो, होने वाली है, टीआरई 4.0, उसको हम ध्यान में रख के इस पीपीटी को बनाए हुए हैं। और जो भी चैप्टर 2 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी चैप्टर 2 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बातों को, उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसमें जो इस चैप्टर में जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे पहला पॉइंट है कि तीन कालखंड, यानी कि जो समय है उसको तीन कालखंडों में बांटा गया: प्राचीन समय और मध्य और आधुनिक काल। ठीक है, जिसे प्राचीन काल भी कहा जाता है, प्राचीन काल। ठीक है, मध्यकाल इसको कहा जाता है, और फिर आधुनिक काल। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया जाता है। यानी कि भारत में जो प्राचीन मानव हैं उनका जो क्रियाकलाप है वो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्व ऐतिहासिक काल की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का, इस बातों को ध्यान रखिएगा, आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा, और उस समय गांव और कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। यानी कि जब हम मध्यकाल तक आते हैं तो ये सब चीज़ें, मतलब विकास, मानव अपने विकास की ओर अग्रसर था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 6वीं शताब्दी में ईस्वी से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हो गया था। ठीक है, जैसे 6वीं शताब्दी की बात करें तो जो हम भारत में जो सुसंगठित राज्य हैं, पहले जो कबीलों में समाज बटा हुआ था, वो अब सुसंगठित राज्यों का रूप लेने लगे थे। ठीक है, आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, या 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से। तो एग्जामिनर आज कल एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शन रखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट, बारीकियों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि चैप्टर में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किस सेंस में किया गया है, वो बातें आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, पश्चिमी देशों द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए, जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। जिसे हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो वो अपनी एक नए विचार और नए प्रशासनिक व्यवस्था के साथ भारत आए थे। पहले तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी उसका यहाँ पे इतना डिटेल बातें करना ज़रूरी नहीं है, बट बेसिक बता दिया जाता है कि पहले वो तो व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करने लगती है, तो वो क्या करते हैं, अपने नए प्रशासनिक व्यवहार को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, उपनिवेशवाद के अंतर्गत कोई उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर आर्थिक शोषण करते हैं। मुख्य उनका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक शोषण करना। यानी कि
जो कमजोर देश है उस देश से अधिक धन का निष्कासन किया जा सके। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है पांडुलिपि प्राचीन पुस्तकें हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। पांडुलिपियां जो हैं प्राचीन पुस्तकें हैं जिसमें राजाओं एवं अन्य लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधि, विज्ञान इत्यादि की चर्चा की गई है। यानी कि इन सब बातों की जो चर्चा की गई है वो किसमें की गई है? पांडुलिपियों में की गई है। ये जो पांडुलिपियां हैं वो हाथ से ताड़पत्र या अथवा जिसे भोजपत्र भी कहा जाता है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो कहा जाता है हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी हिमालय पर्वत के से लाया जाता था इन ताड़पत्रों को। ठीक है। अगला पॉइंट है अभिलेखों से भी अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अतीत मतलब प्राचीन समय की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है उसको अतीत कहते हैं। ठीक है। अतीत मतलब पुराना समय। अभिलेख पत्थर और धातु के सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अतीत यानी पुराने समय की जानकारी पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र, सिक्के इत्यादि से भी मिलती है। इन्हें स्रोत कहा जाता है। ठीक है। जो जमीन की खुदाई यानी कि उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो स्रोत में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इमारत के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और मूर्ति, चित्र और सिक्के इत्यादि, ये सब क्या आते हैं? स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं जिसके जिससे अध्ययन जिनका अध्ययन किया जाता है और ये पता करने की कोशिश की जाती है कि एक किस समय की है और उस समय क्या समाज कैसा था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पुरातात्विक वस्तु अथवा स्रोत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान पर खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले। मतलब जो डॉक्टर स्पूनर हैं उन्होंने पटना के कुम्हार नामक स्थान पर उत्खनन किया, जिसमें उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के शासक थे के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उत्खनन से उन्हें मिले। इन खुदाई में उन्हें सोने के बैलों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, इस बात को आप अंडरलाइन कर लेंगे अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि जो मगध साम्राज्य था वो कितना भव्य यानी भव्य था और समृद्ध कितना था, मतलब धनवान ले सकते हैं एक तरह से कि कितना विशाल साम्राज्य था, जो वहां पे सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में बातें घुमा करके भी पूछी जा सकती हैं कि सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं मिलता है, या मतलब जो शासक सिक्के जारी करते थे उन सिक्कों पर किसका चिन्ह होता था या किसका चिन्ह नहीं होता था। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो आप इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो सिक्कों पे क्या मिलता है? तो राजकीय चिन्ह मिलते हैं, धार्मिक चिन्ह हो सकते हैं, या फिर कोई लिपि अंकित होती है, मतलब कोई लेख लिखा हो। ठीक है। सिक्कों का अध्ययन जो होता है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में हो सकता है। और ये भी आपका अगला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति से समय का निर्धारण किया जाता है। तिथि निर्धारण का काम भौतिक शास्त्री करते हैं। ठीक है। ये आपका बुक में दिया है कि जो तिथि का निर्धारण करते हैं वो भौतिक शास्त्री करते हैं।
तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना है कि या तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे सकता है कि जो तिथि का निर्धारण करते हैं वो रसायन शास्त्री करते हैं या इतिहासकार करते हैं या अदर भी कोई नाम ले सकता है इतिहास से रिलेटेड। तो आपको क्या टिक करके आना है, भौतिक शास्त्री करके आना है, क्योंकि ये आपके जो एससीईआरटी बुक है इसके अकॉर्डिंग भौतिक शास्त्री दे रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है। ठीक है, शून्य माना जा सकता है, मतलब माना नहीं जा सकता, माना ही जाता है। जैसे अगर यहाँ पे शून्य है, अगर माना जाए कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म से पहले के जो समय थे, यानी कि 10 BC, 20 BC और 30 BC। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और जन्म के बाद का जो समय था वो उसको एडी में काउंट करते हैं, 10 AD, 20 AD यानी 30 AD। तो इसको एडी जो होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है, भौतिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है उत्तर का मैदान है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें क्या कहता है, कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है, जो हमारा उत्तर के मैदान है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, जो पर्वत उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अ, इसके भाग के अंतर्गत, यह उपजाऊ भूमि के और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या हुआ है, कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो सिंधु है, गंगा है, यमुना है और उसकी सहायक नदियाँ हैं। उससे क्या होता है, सिंचाई का काम होता है, जिससे यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब जिस क्षेत्र में इतनी सारी नदियाँ होंगी उस क्षेत्र का, जो क्षेत्र की मृदा होगी वो तो उपजाऊ होगी, होनी ही है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, दक्षिण के पठार। इसके अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी। इस भाग में बिंद तथा सतलज, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। अब यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछ देगा कि जो बिंद तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां किसको किसको अलग करती हैं, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, सुदूर दक्षिण के मैदान। तो सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण की गंगा कृष्णा तथा कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेशों में मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, यानी जो उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है वो क्या करता है, पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम और मध्य एशिया से अलग करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दर्रा पहाड़ियों के बीच के सकरे रास्ते, सकरे मतलब पतले रास्ते। ठीक है, इस तरह के कोई पतले रास्ते, मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ी बना हुआ है और उसके बीच से जो रास्ता इसे गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, दर्रा टाइप बोलते हैं। जैसे कुछ भारत के प्रमुख दर्रे का नाम यहाँ पे, जोजिला दर्रा, बेनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, दिफू दर्रा, नाथुला दर्रा इत्यादि, और भी बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, तो दो पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते होते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मेहरगढ़ में लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं एवं जौ, ठीक है इसको ध्यान रखना, गेहूं और जौ पहले किसकी खेती की गई, गेहूं और जौ की खेती की गई। ऑप्शन में चावल भी आ सकता है और भी चीज़ें आ सकती हैं, तो हमें ध्यान रख सॉरी ध्यान रखना है कि किताब में किन दो फसलों का नाम दिया गया था। ठीक है, उपजाना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है, उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिसी और नागा पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। मतलब इन क्षेत्रों में जो आदिवासी समूह हैं उनकी भी इससे पहचान होती है। और कहाँ है, उत्तर पश्चिम में,
यानी कि अगर आप ऐसे हम डिवाइड कर लें, हम इसको उत्तर मान लें या दक्षिण मान लें या पूरब मान लें और या पश्चिम मान लें, ठीक है, उत्तर पूर्व यानी कि इन क्षेत्रों में, ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है, ठीक है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने पाषाण संस्कृति का निर्माण किया। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थर की संस्कृति। इसमें क्या होता था, इस संस्कृति के अंतर्गत मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, ठीक है। किसी मनुष्य को यहाँ पे दफना दिए जाते थे कब्र में, और उसके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डियवा, चौपानी, मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल, इसको याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, चावल उपजाया यानी उगाया जाता था। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, आप कुछ और ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से अगर ये दो ऑप्शन आते हैं तो सही हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन आते हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग खैबर और बोलन तथा गोमल दर्रे के रास्ते भारत आते थे, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब लोग बाहर से आते थे तो उन किन किन दर्रों का उपयोग करते थे, तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा, ठीक है। अगला पॉइंट है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, तो इससे निकला है, इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अगला पॉइंट है लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, ठीक है, तथा इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट है फारसी में यही शब्द, कौन सा शब्द, ये हिंदोस और इंडोस यानी इंडिया, फारसी में यही शब्द हिंदी एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण बना, ठीक है। और एक मान्यता है जो ऋग्वेद में है, एक मान्यता के अनुसार इस देश का नाम, यानी किस देश का नाम, जो हम आज जिसे हम भारत कहते हैं, ठीक है, प्राचीन नाम है, या इंग्लिश में हम इसको इंडिया कहते हैं। अरबों ने इसको क्या किया, जो ईरानी और यूनानी जो अरबी है, तो क्या कि इसको हिंदुस्तान के नाम से इसको कहते हैं। तो जो भारत है इकलौता ऐसा देश है जिसको लगभग कई नामों से जाना जाता है, मुख्यतः 3 नाम तो यही हैं, और भी लोग भारतवर्ष और भी कई नामों से इसको जानते हैं। तो इसमें क्या है कि एक मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहते थे, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है, जो सबसे प्राचीन वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पहले तो सामवेद फिर अथर्ववेद आता है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते थे, या फिर आपको जिनके बारे में जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये परीक्षा नामा का लोगो आएगा, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं परीक्षा नामा ऑफिशियल, तो आपको इस लोगों के साथ मिलेगा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको किसी सब्जेक्ट पे पीपीटी वीडियो नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।